नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, जैसा यूरोप आज आप देख रहे हैं ऐसा यूरोप पहले नहीं था और यूरोप ऐसा कैसे बना इसी को हम पढ़ने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। सन 1789 से पहले फ्रांस में क्रांति नहीं हुई थी। इससे पहले फ्रांस पर केवल राजाओं का शासन था। राजा का बेटा राजा बनता था। इस तरह से राजाओं का शासन चलता था। जनता के पास कोई पावर, कोई शक्ति नहीं थी। जैसा राजा कहता था जनता को वैसा ही करना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति के समय जो राजा था वो लुई 16वां था, जो कि एक निरंकुशवादी शासक था। लुई 16वां ने पूरे फ्रांस के जनता को 3 वर्गों में बांट दिया था: कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और आम जनता। लुई 16वां का कहना था कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग टैक्स नहीं देगा, क्योंकि जो कुलीन वर्ग थे वो राजाओं के सैनिक थे और अमीर भी थे, इसीलिए वो टैक्स नहीं देगा। और जो पादरी वर्ग थे वो चर्च में पूजा करते थे, उनसे टैक्स लेना पाप है, इसीलिए पादरी भी टैक्स नहीं देगा। अब जो आम जनता था, जिसमें गरीब किसान मजदूर आते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। जब लुई 16वां के पास पैसों की कमी हो जाती थी तब आम जनता को और भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिससे फ्रांस की पूरी जनता परेशान हो चुकी थी और जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। लुई 16वां से परेशान होकर जनता ने 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति शुरू कर दी। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो लुई 16वां को हार मानना पड़ा और फ्रांस की जनता की जीत हुई। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कुछ बदलाव देखने को मिले, जैसे कि पहले जो पावर राजाओं के पास था वो अब जनता के पास है। दूसरा, अपना देश अपने लोग, मतलब कि ये देश हमारा है और हम इस देश के नागरिक हैं। तीसरा, राजाओं के वक्त एक स्टेट जनरल हुआ करता था जहां राजा लोगों की सिर्फ सुनता था। अब वहां पर लोगों को रखा गया और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, जहां जनता जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। और चौथा, फ्रांस के लिए 3 रंग का झंडा बनाया गया। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया और नया राष्ट्रीय गान बनाया गया। कस्में वादे खाए गए अपने देश के नाम पर। अब एक फ्रांसीसी क्रांति के कारण लोगों को आज़ादी मिल चुका था, पर इस आज़ादी को वो अपने बाप का माल समझकर जो मन चाहे वो कर रहे थे। राजा हट चुका था, अब देश को कौन चलाएगा, इस बात को लेकर सब आपस में लड़ मर रहे थे। पूरा फ्रांस आग में जल रहा था। तभी उसी समय फ्रांस में एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। पांडे पांडे जी का बेटा फ्रांस में क्या कर रहा है? अरे भैया, वो नेपोलियन बोनापार्ट है। ओह, नेपोलियन बोनापार्ट है। अच्छा, मेरी गलती है, सॉरी। तो अब ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन है? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था और ये फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। नेपोलियन ने 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी में प्रवेश किया और 18 मई 1804 को वह फ्रांस का राजा बन गया। राजा बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव किए कि पूरे यूरोप में फ्रांस का अलग ही दबदबा था। नेपोलियन ने अपना एक कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपोलियन ने क्या कानून बनाया था उसे देखते हैं। पहला, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया गया। पहले ये होता था कि जो राजा के खास थे उसे अधिकार दिया जाता था, लेकिन आम जनता को नहीं। लेकिन अब वो चीज़ हट चुका था। दूसरा, अगर किसी के पास पैसा हो तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है और उससे वह प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। तीसरा, यातायात के साधन और संचार व्यवस्था को सस्ता कर दिया गया, जिससे व्यापार और तेज़ी से बढ़े। चौथा, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। पहले ये होता था कि जमींदार किसानों से काम करवा लेते थे और किसान को बहुत कम पैसा देते थे और सारा पैसा खुद ही रख लेते थे, लेकिन अब वो चीज़ हट चुका था। और पांचवा, विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया। नेपोलियन के इस बदलाव से लोग इतना खुश हुए कि लोगों ने नेपोलियन को अपना मसीहा मान लिया। फ्रांस तो छोड़ो, फ्रांस के आसपास जितने भी देश थे वो नेपोलियन का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नेपोलियन ही हमें राजाओं के सिस्टम से आज़ाद करवा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपोलियन जहाँ भी जा रहा था वहाँ से राजाओं का सिस्टम खत्म होता जा रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस नेपोलियन को वो अपना हीरो समझ रहे हैं, दरअसल वो एक गुंडा था। देखो यार, दुनिया में हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। नेपोलियन के अंदर भी कुछ खामियां थी। तुम कह सकते हो कि थोड़ा बहुत नेपोलियन सन की इंसान था। वो आम लोगों के लिए मसीहा था, पर उनके खिलाफ जो बोलता था उसे कुछ दिक्कत होता था। तो नेपोलियन के अंदर क्या खामियां थी? पहला, राजनीतिक आज़ादी ना के बराबर थी। कोई नेपोलियन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। दूसरा, नेपोलियन ने टैक्स को बढ़ा दिया, क्योंकि नेपोलियन ने यह सोच लिया था कि अपने देश को मैं विकसित करके रहूँगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, टैक्स। इसके बिना देश चलेगा नहीं। और तीसरा, लोगों को आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती कर रहा था, क्योंकि नेपोलियन पूरे यूरोप को आज़ाद करवाना चाहता था।
लेकिन अगर तुम नेपोलियन के खामियों को हटा दो तो नेपोलियन पूरे फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए बहुत अच्छा लीडर था और नेपोलियन के पास बहुत ज़्यादा पावर भी था। पर देखो यार, किसी के पास कितना भी पावर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो पावर खत्म होता ही है। 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध लड़ा गया, जो नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। ये युद्ध नेपोलियन हार जाता है और नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना नाम के एक टापू पर भेज दिया जाता है, जहां 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। अब जब नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार गया था तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे तुम अपनी भाषा में पंचायत भी कह सकते हो। और इस पंचायत का जो सरपंच था, मतलब कि वियना सम्मेलन की मेजबानी जो कर रहा था, वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका नाम था मटरनिक। मटर? मम्मी, ये मटर खेत से मेरे किताब में कैसे आ गए? अरे हरामखोर, वो मटर नहीं मेटरनिक है। पढ़ाने पे ध्यान दे ले चुपचाप। ओह, मेटरनिक है। सॉरी मम्मी, सॉरी। तो अब ये मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था और एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। मेटरनिक का कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिक काल कहा जाता है। मेटरनिक का मूल मंत्र परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था। जैसे कि पहला, यूरोप में कोई बदलाव न हो, क्योंकि मेटरनिक चाहता था जैसा यूरोप अभी है वैसा यूरोप बाद में भी रहे, इसीलिए यूरोप में विकास करना बंद कर दिया। दूसरा, सभी जगह पर पुरानी व्यवस्था को ही लागू करना। पुरानी व्यवस्था मतलब नेपोलियन के आने से पहले यूरोप में जैसी व्यवस्था थी, मेटरनिक वैसी ही व्यवस्था चाहता था, क्योंकि नेपोलियन ने पुरानी व्यवस्था को बदल दिया था। तीसरा, शासन तो करो लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव या विकास नहीं होने दो, क्योंकि मेटरनिक का कहना था कि जैसा यूरोप अभी है वैसा ही यूरोप बाद में भी रहेगा। चौथा, प्रेस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि मेटरनिक चाहता था कि यूरोप के बारे में कोई कुछ छापे नहीं। पाँचवां, नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि मेटरनिक का कहना था कि अगर ये सब होगा तो जनता इससे प्रभावित होकर हमारे खिलाफ आंदोलन कर सकती है, इसीलिए इन सब पर पाबंदी लगा दी। और छठा, स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया गया, क्योंकि मेटरनिक का कहना था कि बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने के बजाय पूरा दिन इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं। मम्मो, मेरा मतलब है कि मेटरनिक का कहना था कि बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या उनके खिलाफ किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखो यार, जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया शामिल थी। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि नेपोलियन ने यूरोप में जितने भी कानून व्यवस्था लाया था उन सबको हटाकर पुरानी व्यवस्था लागू करना था। तो देखो यार, नेपोलियन ने विकास आंदोलन चलाया था जिससे यूरोप में बहुत विकास हुआ था, लेकिन वियना सम्मेलन ने विकास आंदोलन को खत्म कर दिया और कहा गया यूरोप में जैसी स्थिति है वैसी ही रहनी चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वियना सम्मेलन में क्या क्या फैसले लिए गए उसे देख लेते हैं। पहला, नेपोलियन ने जितने भी राज्य और जितने भी जमीन को जीत लिया था उसे वापस करने को कहा गया। दूसरा, इटली को छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया गया। तीसरा, फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया गया। और चौथा, बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई और लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब ये लुई 18वां कौन है? तो लुई 18वां लुई 16वां के ही खानदान का ही था। वियना सम्मेलन के बाद सन 1815 को लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया और ठीक 9 साल बाद सन 1824 ईस्वी को लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। अब देखो यार, एक बार फिर से फ्रांस में कोई राजा नहीं था। पूरे फ्रांस की जनता यही सोच रही थी कि लुई 18वां तो मर गया है, अब देश को कौन चलाएगा। तभी उसी समय बुर्बो राजवंश का ही एक आदमी राजा बना जो लुई 18वां का भाई था, जिसका नाम था चार्ल्स दशम। जब चार्ल्स दशम राजा बना तो उसने भी कुछ नियम कानून बनाए, जैसे कि पहला, चर्च शक्ति को बढ़ा दिया, मतलब कि जो पादरी था उसको कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिया गया। दूसरा, मताधिकार सीमित कर दिया गया, मतलब कि जो आम जनता था वो वोट नहीं दे सकता है। अगर कोई वोट देगा तो वो है सामंती लोग जैसे कि ज़्यादा पैसे वाले और ज़मींदार। और तीसरा, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। अब ये पोलिगनेक कौन है? तो पोलिगनेक भी एक प्रतिक्रियावादी इंसान था। तुम कह सकते हो कि ये भी मेटरनिक की तरह ही था, क्योंकि इनसे भी जनता की खुशी देखी नहीं जाती थी। ये भी जनता के लिए कुछ काम नहीं करते थे। अब देखो यार, पोलिगनेक के प्रधानमंत्री बनने से पहले फ्रांस में लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर देखो यार, कोई भी कितना भी अच्छा इंसान क्यों न हो, उनसे एक न एक गलती हो ही जाती है। चार्ल्स दशम की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया,
क्योंकि जनता अपनी वोटिंग से किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। लेकिन फ्रांस में अभी भी पोलिंगने के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब पोलिंगनेक ने 25 जुलाई 1830 को 4 नियम बनाया। उन चारों नियमों में से सबसे बड़ा नियम ये था कि वोटिंग सिर्फ 30% लोग ही कर सकते हैं, 70% लोग वोटिंग नहीं करेंगे और वोटिंग सिर्फ पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। ये सुनते ही फ्रांस की पूरी जनता 26 जुलाई 1830 को सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू कर दिया। और यह आंदोलन 3 दिन तक चला था और ये आंदोलन फ्रांस जीत जाता है। देखो यार, फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे तुम जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति भी कह सकते हो और इसे फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन भी कहा जाता है। जब ये आंदोलन फ्रांस जीत जाता है तो 31 जुलाई को चार्ल्स दशम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है और इस तरह से बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो जाती है और फ्रांस में अब संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है। देखो यार, ऐसा नहीं है कि फ्रांस पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है, वहाँ पर अभी भी राजा है। लेकिन जुलाई 1830 की क्रांति के बाद जो राजा बनता है वो जनता के लिए सोचता है और जनता के लिए काम भी करता है। अब 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स दशम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था, तो फ्रांस को चलाने वाला कोई नहीं था। अब फिर से वही बात आ गई कि फ्रांस को कौन चलाएगा। तुम इसे इस बात से भी समझ सकते हो कि तुम्हारे पूरे परिवार को चलाने के लिए एक गार्जियन होगा, जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे दादाजी। ठीक उसी तरह से समझो कि अब फ्रांस को कौन चलाएगा। तो इस बार जनता की सहमति से लुई फिलिप को राजा बनाया गया। अब देखो यार, हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है। जैसे कि अगर तुम्हारा स्कूल में कोई ग्रुप होगा तो उसमें भी कोई ना कोई एक बंदा लीडर जरूर होगा। ठीक उसी प्रकार 1830 की जो क्रांति हुई थी उसका भी कोई ना कोई लीडर होगा। तो उस लीडर का नाम है मेजनी। अब ये मेजनी कौन है? तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। मेजनी एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक और दार्शनिक था। मेजनी ने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन पूरी जनता ने किया था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद जनता ने अपनी सहमति से लुई फिलिप को राजा बनाया। अब ये लुई फिलिप कौन है? तो लुई फिलिप एक महत्वाकांक्षी राजा था जो आर्लेयंस वंश का था। लुई फिलिप ने अपने शासनकाल में फ्रांस की जनता को 2 वर्गों में बांट दिया था, पैसे वाले लोग और मजदूर। जो पैसे वाले लोग थे उसमें जमींदार और फैक्ट्री के मालिक आते थे, और जो मजदूर थे उसमें आम मजदूर आते थे जो जमींदार के खेत में और फैक्ट्री में काम करते थे। जो जमींदार और फैक्ट्री के मालिक थे वो मजदूरों को 8 घंटा काम करवाने के बजाय 14 घंटे काम करवाते थे, और जब कोई मजदूर बीमार पड़ जाता था तो उसको काम से निकाल दिया जाता था। और जो लुई फिलिप था, जिसे जनता ने अपनी सहमति से राजा बनाया था, वो लुई फिलिप अब जनता के लिए कुछ कर नहीं रहा था। तुम कह सकते हो कि लुई फिलिप राजा के भेष में एक विलन था। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब लुई फिलिप को जनता ने राजा बनाया था तो वो मजदूरों के लिए क्यों नहीं सोच रहा था? तो लुई फिलिप मजदूरों के लिए इसलिए नहीं सोच रहा था क्योंकि जो अमीर लोग थे, जैसे कि जमींदार और फैक्ट्री के मालिक, वो राजा को बहुत ज़्यादा टैक्स देते थे। जो लुई फिलिप था उसको जनता ने अपनी भलाई के लिए राजा बनाया था, पर नहीं, लुई फिलिप को चाहिए था पैसा, क्योंकि उसको सिर्फ पैसों से मतलब था। देखो यार, फ्रांस में इतना कुछ होने के बाद भी जनता जैसे तैसे जी रही थी। लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब लुई फिलिप ने गीजो नाम के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। जो गीजो था वो भी मेटरनी के तरह ही निरंकुशवादी इंसान था। गीजो ने भी मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया और उसने अपना पूरा समर्थन पूंजीपतियों को दिया, क्योंकि गीजो को भी सिर्फ पैसों से मतलब था। अब मजदूरों के मन में लुई फिलिप के खिलाफ विरोध आने लगा। फ्रांस में इतना कुछ होने के बाद बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आ गई। तो देखो यार, 22 फरवरी 1848 को थेथर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों को बुलाया गया और लुई फिलिप को गद्दी से हटाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। और ये आंदोलन 2 दिनों तक चला था। 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। इस क्रांति को ही पूरे विश्व भर में 1848 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यार, एक बार फिर से फ्रांस में कोई राजा नहीं था, तो इस बार जनता ने लुई नेपोलियन को राजा बनाया। और लुई नेपोलियन एक ऐसा राजा था जिसने फ्रांस पर सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया था। लुई नेपोलियन ने 1848 से लेकर 1871 ईस्वी तक फ्रांस पर शासन किया। तो देखो यार, ये तो थी फ्रांस की कहानी, जो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब हमें इस चैप्टर में 3 और टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि है यूनान में स्वतंत्रता की कहानी, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनान में स्वतंत्रता की कहानी। तो यूनान एक प्राचीन देश है जिसका नाम बदलकर ग्रीस रख दिया गया है। यूनान एक ऐसा देश है जहाँ से सभ्यता का विकास हुआ था। यूनान का जो राजा था वो भोगविलासी राजा था।
भोग विलासी राजा मतलब खाया पिया ऐश मौज करा, दरबार में 5 लड़कियां नाच रही है, ना कोई काम धंधा करना, तो यूनान का ऐसा राजा था। लेकिन तुर्की ने यूनान पर हमला करके यूनान को अपना गुलाम बना लिया। अब यूनान तुर्की से आज़ाद होना चाहता था, तो यूनान ने एक गुप्त संस्था बनाई जिसका नाम था हिटोरिया फिलाइड। तुर्की और यूनान के बीच युद्ध होता गया, लेकिन तुर्की ने यूनान को अभी भी गुलाम बना रखा था। बात उस समय बिगड़ गई जब इंग्लैंड के एक कवि की हत्या यूनान में हो जाती है। उस कवि का नाम था लॉर्ड वायरन। जब लॉर्ड वायरन की हत्या हुई तो आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब तुर्की धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, जिस कारण से तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। 1827 ईस्वी में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ने मिलकर तुर्की पर दबाव बनाया कि यूनान को आज़ाद कर दो। ठीक 2 साल बाद 1829 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे एड्रियानो पूल की संधि कहा जाता है। इस संधि में कहा गया कि जल्दी से जल्दी यूनान को आज़ाद कर दो। और ठीक 3 साल बाद 1832 ईस्वी को एक संधि हुआ जिसे कुस्तुनतुनिया की संधि कहा जाता है, और इस संधि के बाद यूनान को आज़ाद कर दिया गया। तो अब हम समझते हैं इटली के एकीकरण को। तो वियना सम्मेलन के बाद मेटरनिक ने इटली को छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया था, जिससे जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी। उसी समय इटली में 3 लोगों की एंट्री होती है, मेजनी, गैरीवाल्डी और काउंट कावूर। तो जो मेजनी है उसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। मेजनी ने 1820 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन की स्थापना की और 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। मेजनी ने इतना कुछ इसलिए किया था जो इटली के छोटे छोटे टुकड़े हुए थे वो एक साथ मिलकर एक देश बन जाए। और जो गैरीवाल्डी था वो पेशे से एक नाविक था। गैरीवाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, क्योंकि जब गैरीवाल्डी युद्ध करता था तो उसकी तलवार बोलती थी। गैरीवाल्डी ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था लाल कुर्ती, जिसमें उन्होंने 10,000 सैनिकों को भर्ती किया और सिसिली और नेपल्स जैसे राज्यों को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। गैरीवाल्डी ने अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र इटली के राजा विक्टर एमेनुअल को दे देता है और खुद एक साधारण किसान की जिंदगी जीने लगता है। और जो काउंट कावूर था वो सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी इंसान था और वो निरंकुशवाद का सबसे बड़ा विरोधी था। काउंट कावूर ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया, क्योंकि काउंट कावूर को पता था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया है। क्योंकि देखो यार, तुम्हें भी पता है ऑस्ट्रिया में अभी भी मेटरनिक है और मेटरनिक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो मेटरनिक के रहते इटली का एकीकरण नहीं होता। 1849 ईस्वी को विक्टर एमेनुअल को सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा बनाया गया। सार्डिनिया पिडमाउंट इटली का सबसे शक्तिशाली जगह था और 1850 को काउंट कावूर को सार्डिनिया पिडमाउंट का वित्त मंत्री बनाया गया और 1852 को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद काउंट कावूर ने सोचा अगर इटली का एकीकरण करना है तो मेटरनिक को हराना पड़ेगा। तभी ठीक 1 साल बाद 1853 से 1854 के बीच क्रीमिया और ऑस्ट्रिया में युद्ध हो गया। तो काउंट कावूर ने मेटरनिक को हराने के लिए 15,000 सैनिक क्रीमिया की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। अब देखो यार, मेटरनिक हारता तो नहीं है, लेकिन जो मेटरनिक की सेना थी वो थोड़ी कमजोर हो गई। काउंट कावूर ने 1858 में फ्रांस के राजा लुई नेपोलियन से समझौता कर लिया और कहा गया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। 1859 को ऑस्ट्रिया की शक्तिशाली जगह लोम्बार्डी पर कब्जा करके सार्डिनिया पिडमाउंट में मिला लिया और ठीक 3 साल बाद 1862 में काउंट कावूर की मृत्यु हो जाती है और वह इटली का एकीकरण नहीं देख पाता है। 1866 को सेडोवा का युद्ध हुआ जिसमें प्रसा और ऑस्ट्रिया लड़ रहा था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हार जाता है और 1870 में सेडोन का युद्ध होता है जिसमें प्रसा और फ्रांस लड़ रहा था। इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है। विक्टर एमेनुअल ने इस परिस्थिति का फायदा उठाया और जो रोम पहले फ्रांस में था उसको इटली में मिला लिया और रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया। अब देखो यार, ऑस्ट्रिया का अंत हो चुका था। अब इटली के एकीकरण में कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं थी, तो इस तरह से इटली का एकीकरण हो जाता है। तो अब हम समझते हैं जर्मनी के एकीकरण को। तो जर्मनी पहले 300 छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था और जब 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था तो मेटरनिक को जर्मन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। जब 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना तो उसने ठीक 1 साल बाद 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर बना दिया। चांसलर मतलब जिसे तुम प्रधानमंत्री भी कह सकते हो। अब ये बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ मतलब वैसा इंसान जिसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा हो और वह हर काम दिमाग से करता हो। बिस्मार्क का कहना था कि अगर हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में सोचते ही रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें एक सेना बनानी पड़ेगी और युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई और उसने एक सेना का संगठन किया। बिस्मार्क ने 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर हमला कर दिया और डेनमार्क के 2 राज्यों स्लेस्विंग और होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया।
अब देखो यार, ये बात बिस्मार्क और पूरे जर्मनी को पता था कि जब तक मेटरनिख जिंदा है तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो इसीलिए बिस्मार्क ने 1865 ईस्वी में फ्रांस और इटली से संधि कर लिया और बिस्मार्क ने फ्रांस को कहा कि अगर हम ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेंगे तो आप बीच में मत आना, और बिस्मार्क ने इटली को कहा कि अगर हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे तो आप अपनी सेना हमें देंगे। तो इस बात के लिए इटली मान जाता है, क्योंकि देखो यार, तुम्हें भी पता है ऑस्ट्रिया ने इटली, फ्रांस, जर्मनी सबका जीना हराम कर दिया था। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना आसान हो गया था, लेकिन बिस्मार्क ने फ्रांस के 4 दक्षिणी राज्यों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि फ्रांस के जो 4 दक्षिणी राज्य थे वहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी। तो बिस्मार्क ने सोचा कि इसे भी जर्मनी में मिला लेते हैं। जब ये बात लुई नेपोलियन को पता चला तो उसके मुंह से एक ही बात निकली होगी, मत करो यहाँ हर किसी पे एतवार, ये मतलबी दुनिया है जनाब, यहाँ हर कोई निकलता है गद्दार। जब दोस्त शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में तो शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। तो देखो यार, जो बिस्मार्क था उसने फ्रांस से दोस्ती कर ली थी ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, लेकिन बिस्मार्क ने फ्रांस के राज्यों पर ही कब्जा कर लिया। ये बात लुई नेपोलियन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में प्रसा के तरफ से इटली की सेना लड़ रही थी, क्योंकि इटली को बिस्मार्क ने लालच दिया था कि युद्ध जीतने के बाद एक राज्य हम तुम्हें दे देंगे। और ये युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था, जिसे सेडोन का युद्ध भी कहा जाता है, और ये युद्ध फ्रांस हार जाता है। और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इस संधि में रोम इटली को दे दिया गया और प्रसा का नाम बदलकर जर्मनी रख दिया गया, और इस तरह से 10 मई 1871 को इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आगे ऐसी ही 10th क्लास की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।